नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। लगातार आज सुबह से आज तक आपके लिए एक विशेष सीरीज लेकर आया है, कोरोना से नई जंग डॉक्टरों के संग। कोरोना के इस बढ़ते खतरे पर आज तक ने आज सुबह से बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे वैज्ञानिकों को बुलाया और लगातार कोरोना से जुड़े सवाल जो आपके मन में है उनके जवाब हम आपके लिए तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इस घंटे का हमारा मुद्दा है, बच्चों पर आया है कोरोना का खतरा। जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों और पहले से गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को बताया गया था, लेकिन इस बार जो सेकेंड वेव आई है वो बच्चों पर भी भारी पड़ रही है। 2 महीने से कम वक्त में 80,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं। डॉक्टर्स के पैनल पर इस पर हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि बच्चों में जो लक्षण है क्या वो बड़ों के मुकाबले अलग लक्षण है, बच्चों को इस सेकेंड वेव से आखिर कैसे बचाया जाए और बच्चों का इलाज भी क्या वैसा ही है जैसा सामान्यतः बड़े बुजुर्गों का है। बताएंगे आपको कौन कौन से डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। माता पिता खुद लाख दुख सह ले, लेकिन बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। ऐसे में बच्चों पर कोरोना जैसा बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो सबकी नींद उड़ी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर बच्चों की सांसों पर प्रहार कर रही है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के केस बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 46 दिनों में करीब 80,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं। हर 100 कोरोना मरीजों में कम से कम 4 ऐसे मरीज हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है। पानीपत में तो मां के गर्भ में ही बच्चे को कोरोना हो गया है। मां पहले ही संक्रमित है। गुजरात के सूरत में 14 दिन के नवजात बच्चे ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। 7 अप्रैल को सूरत में ही 13 साल के एक और बच्चे की मौत हुई थी। कोरोना की पहली लहर में माना जाता था कि बच्चों पर कोरोना का घातक असर नहीं है, लेकिन इस बार ये धारणा टूट गई है। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर में बच्चों में भी ऐसे ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं जैसे बड़ों में इस वक्त दिख रहे हैं कोरोना वायरस से इन्फेक्शन के बाद। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों में अब भी कोरोना वायरस से लड़ने में ज्यादा क्षमता है, लेकिन कई ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहां पर बच्चों की जानें नहीं बच पा रही हैं और लिहाजा सावधान रहने की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे जरूरी सवाल ये है कि माँ बाप को कैसे पता चले कि बच्चा कोरोना संक्रमण का शिकार हुआ है, क्योंकि वायरल बुखार और कोरोना के लक्षण काफी मिलते जुलते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर बच्चों को डायरिया, उल्टी, पेट में दर्द की शिकायत हो तो तुरंत सावधान हो जाएं। इसके अलावा तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत, हल्की खांसी, नाक का लगातार बहना भी लक्षण है। लेकिन जब बच्चा बहुत जल्द थकने लगे और भूख भी कम हो जाए तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। इसमें मैं कुछ हिदायत पेरेंट्स को देना चाहूंगा। सबसे पहली मैं हिदायत ये देना चाहूंगा, अभी आप लॉकडाउन समझ के चलिए। इस वक्त बाहर का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारे बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं है। ये मैं बता दूं, हमारे जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं वो 41% है इस देश में, यानी कि उनकी आबादी लगभग 55-60 करोड़ है और उनके लिए एक भी वैक्सीनेटेड नहीं है। ना भी आने वाले 3 से 4 महीने में हमारे पास वैक्सीन आने वाली है, तो उनकी स्पेशल प्रोटेक्शन रखनी बहुत बहुत आवश्यक है। बहरहाल राहत की बात यह है कि कोरोना से संक्रमित 90% बच्चे ठीक भी हो रहे हैं, यानी खतरा तो है लेकिन बच्चों में इस वायरस की मारक शक्ति अभी कम है। फिर भी जरूरी है सावधानी। दिल्ली से मिलन शर्मा और श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और हमारे साथ इस समय 4 खास मेहमान होंगे। डॉक्टर संजीव बगई हमारे साथ हैं, सीनियर कंसल्टेंट एंड पेडियाट्रिशियन। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलम मोहन, वो पेडियाट्रिशियन है, मेदांता द मेडिसिटी से जुड़ी हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि मलिक, रेडिक्स हॉस्पिटल से, और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ हैं, वो भी पेडियाट्रिशियन है। आप चारों का स्वागत है। डॉक्टर संजीव बगई, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, पहली लहर में छोटे बच्चों पर उतना कहर नहीं था, लेकिन दूसरी लहर में लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं कि 1-1, 2-2 महीने के बच्चे भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। छोटे बच्चे में क्या लक्षण है जिसको देखने के बाद पेरेंट्स को टेस्ट कराने के लिए जाना चाहिए कि ये कोविड हो सकता है? गुड आफ्टरनून जी।
जी नमस्कार। जो पिछले साल हमने जो लहर देखी जी, जो हम कहते हैं फर्स्ट वेव, इंटरनेशनली जो ग्लोबल डेटा है, खाली 11% जो टोटल पॉपुलेशन, जो इन्फेक्टेड पॉपुलेशन थी, वो बच्चों की थी। इस साल हमने देखा गया है, पहले 20-22% था और अब 35-40% तक जा चुका है वर्ल्ड वाइड। कोई स्टेट्स हैं जैसे ब्रिटिश कोलंबिया अमेरिकाज में, जिसमें अंडर 18 ईयर ऑफ एज ग्रुप 73 to 84% पॉपुलेशन बच्चों की इन्फेक्ट हो रही है। जो लक्षण इस बारी देखे जा रहे हैं वो नॉन रेस्पिरेटरी भी देखे जा रहे हैं। कंजंक्टिवाइटिस, जो आंखों का बहना, वैस्कुलाइटिस, जैसे हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो जाने, स्किन रैशेस, उल्टी, पेट में दर्द, डायरिया, इस प्रकार के लक्षण भी देखे गए हैं, खाली फीवर नहीं। तो जो छोटे बच्चे हैं, जो मेरे अपने क्लिनिक में जो सबसे छोटा बच्चा जो देखा गया जो कोविड पॉजिटिव है, वो 14 महीने का था। मेरा ये सब लोगों को एडवाइस है कि अगर कोई भी बच्चा, स्पेशली छोटा इन्फेंट जो हो, ठीक से दूध या खाना ना खाए, उल्टी, पेट में दर्द या पेशाब ठीक ना हो, कोई भी स्किन रैश या आंखों में पानी बहना, आपको लगे कि अगर बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं है, पहली चीज है आप डॉक्टर से संपर्क करें। अगर डॉक्टर को लगा कि ये कोविड का लक्षण हो सकते हैं, जरूर टेस्ट कराइए। बच्चों के लक्षण बहुत ज्यादा कर ढके रहते हैं, पर जब वो शुरू होते हैं, वो एक ऑर्गन नहीं, बहुत ऑर्गन इन्वॉल्व करते हैं और बच्चों में काफी अलग अलग प्रकार के सिंड्रोम देखे गए हैं कोविड के रिलेटेड। जैसे हम कहते हैं पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज सिंड्रोम, या मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, या कावासाकी और कावासाकी लाइक डिजीज, जिसमें हृदय भी इन्वॉल्व होता है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है। तो हमें बहुत सतर्क रहना है। अभी तक दुनिया भर में बच्चों का 18 साल से नीचे वैक्सीन आम जनता में शुरू नहीं हुआ है, ट्रायल्स हो रहे हैं अब्रॉड, बट बच्चों को प्रोटेक्ट रखना है, बच्चों को ज्यादातर बाहर नहीं निकलने देना। 2 या 3 साल से ऊपर बच्चों को मास्क पहनना सिखाना चाहिए। 5 साल से ऊपर तो डेफिनेटली मास्क पहनना चाहिए। बच्चे, देखा गया है, अक्सर जैसे झुंड में खेलते हैं, स्मॉल ग्रुप्स में खेलते हैं, उससे इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल सकती है। जो बच्चों का जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसमें जो इन्फेक्शन ठहरती है, रिजर्वॉयर है, वो एडल्ट्स के मुताबिक है। तो ये ट्रांसमिट कर सकते हैं एल्डर्स को, सीनियर सिटीजन्स को, और फिर ये घातक हो सकता है। इंडोर ट्रांसमिशन बच्चों का बहुत हाई है। तो ये की पॉइंट्स हैं ध्यान में रखने के लिए कि बच्चों को बहुत बहुत प्रोटेक्ट रखना है। अभी तक वैक्सीन बच्चों में लाइसेंस नहीं हुई है, इसलिए हमें और सतर्क रहना है। डॉक्टर स्वाति, आज सुबह से सोशल मीडिया पर मैंने बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रेस कॉल्स देखे जहां पेरेंट्स इस बात को समझने में नाकाम है कि उनके बच्चे को फीवर है, खांसी जुकाम है या कोई ऐसा लक्षण है, तो उसके बाद वो अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाएं या फिर सीधे कोविड हॉस्पिटल दौड़ें। क्योंकि पीडियाट्रिशियंस, बहुत जगह पर ऐसा हुआ है जो ये कह रहे हैं कि ये तो लक्षण कोविड के हैं, तो आपको कोविड में दिखाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है रोहित जी कि किसी को भी कोविड अस्पताल की तरफ सीधे भागना चाहिए। देखिए, बहुत जरूरी है 2 बातें समझना। एक ऐसा वर्ग है बच्चों का जो ये नहीं समझा सकता कि उनको क्या तकलीफ है, उन्हें क्या परेशानी है। तो उन स्थितियों में देखिए, सबसे पहली बात है कि बच्चे जो होते हैं, हम पहले ही जानते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी बच्चों में होती है। हम अक्सर ये कहते हैं कि थकते ही नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा थका हुआ है या सुस्त है या वो एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, खेल नहीं रहा है, तो ये पहला आपको लक्षण दिख सकता है कि हाँ, बच्चे की कहीं तबीयत तो खराब नहीं है। दूसरी बात है, बच्चों के खाने पीने पर सबसे पहले असर आता है। तो अगर छोटा बच्चा दूध नहीं पी रहा है या वो सोता जा रहा है, आप उसको बार बार जगा रहे हैं तो भी बच्चा दूध नहीं पी रहा है, या वो बार बार उल्टियां कर रहा है या उसको दस्त हो रहे हैं, तो ये सब भी एक तरह से हमको अंदेशा देते हैं कि कहीं बच्चे की तबीयत तो खराब नहीं है। तीसरी बात है कि अगर आपको बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्रैंकी हो रहा है बच्चा, तो ये भी एक कारण हो सकता है। कई बार बच्चों के पेट में दर्द होता है या कोई और परेशानी होती है और वो उसको समझा नहीं पाते। तो ये तरीके हैं जानने के छोटे बच्चों में, जिनमें और एक और जरूरी बात है कि देखिए, जो बच्चे नैपी पहनते हैं, अगर उनकी नैपी जल्दी जल्दी, जैसे आप अगर दिन में 4 चेंज कर रहे थे या 5 चेंज कर रहे थे, अब उनमें अगर कमी हो गई, तो इसका मतलब बच्चा कहीं ना कहीं शायद डिहाइड्रेट हो रहा होगा। और ऐसी स्थिति में हम स्किन को भी पिंच करके देखते हैं। अगर हमने स्किन को ऊपर उठाया और वापस जाने में उसमें वक्त लग रहा है, तो ये भी एक संकेत होता है कि बच्चा शायद डिहाइड्रेट हो रहा है। तो ये तो तरीके हैं
हैं नवजात शिशु में या जो उससे थोड़े और बड़े बच्चे जो कि अपनी परेशानी नहीं समझा सकते। जो बच्चे अपनी परेशानी समझा सकते हैं उसमें देखिए, अगर बच्चा आपको बोल रहा है कि पेट में दर्द है या उल्टी वॉमिटिंग हो रही है उसको, या आप देख रहे हैं कि सर में दर्द की कंप्लेन कर रहा है बच्चा, या उसकी रनी नोज है जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, या उसको बुखार है या उसको खांसी हो रही है, तो ये सब चीजें भी हमें इंगित कर रही हैं कि बच्चे को कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। तो आजकल के मौसम में हल्के से नहीं लेना है। जब बच्चे मना करने के बावजूद ठंडा पानी पीना चाहते हैं, बर्फ वाले शेक्स पीना चाहते हैं क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, उसमें रनिंग नोज होना, उसमें हल्की हरारत हो जाना, हल्का बुखार होना, ये सामान्य लक्षण नहीं होते क्या? और क्या ऐसे सामान्य लक्षण होते हुए भी तुरंत टेस्ट कराने के लिए दौड़ना चाहिए? तुरंत टेस्ट बिल्कुल नहीं कराने के लिए दौड़ना है, इसीलिए आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी है। जब आप उन्हें परिस्थितियां समझाएंगे, डॉक्टर आपसे 10 बातें पूछेंगे कि क्या बच्चे किसी के कांटेक्ट में तो नहीं आया, परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, या उसके लक्षण कितने दिन से हैं, कितने ज्यादा हैं, और हमारे पास बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि हम मरीजों से पूछते हैं कि बच्चा ऐसे तो नहीं कर रहा, ये तो नहीं हो रहा। तो ये जो चीजें हैं ये एक डॉक्टर ही अच्छे से आंक सकता है कि हाँ ये शायद हो सकता है कि साधारण फ्लू हो, या बच्चे ने ठंडी आइसक्रीम खाई है या ठंडा पानी पिया है, इस वजह से उसकी रनी नोज हो रही है या उसको तकलीफ हो रही है। तो इसलिए हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, खुद नहीं दौड़ना है, हमें कहीं भी किसी हॉस्पिटल की तरफ, हमें अपने डॉक्टर से संपर्क करना। और आजकल टेलीमेडिसिन का इतना अच्छी सुविधा सभी लोगों को मिली हुई है, आप मोबाइल पे वीडियो कॉल करके अपने बच्चे की हालत भी उनको दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो डॉक्टर देख करके समझ पाते हैं। और डॉक्टर माहेश्वरी, एक और छोटी सी चीज है, मैं बीच में आ रहा हूं आपकी बात को रोकते हुए, और मैं डॉक्टर नीलम को ला रहा हूं। डॉक्टर नीलम, अमूमन छोटे बच्चों के मामले में ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने घर में दवाइयों का स्टॉक रखते हैं, उनको पता होता है कब कब मेरे बच्चे को क्या क्या छोटी समस्या आती है, और वो घर पे ही उसका इलाज पहले करने की कोशिश करते हैं। एक आध दिन में ठीक नहीं होता तब डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या आज के समय में जब कोविड की सेकंड वेव अटैक कर रही है और हम उन्हीं लक्षणों की बात कर रहे हैं जो कि सामान्यतः रहते हैं, ये करना चाहिए घर पे इलाज या सीधे डॉक्टर से बात करनी चाहिए? पहले देखिए, पहली बात आपको समझना है कि दैट आपको, अगर आपके पास 40 लाख या करोड़ की पॉपुलेशन है, इज इट पॉसिबल कि सब इस तरीके से करें? हम क्लियर ये मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चों में 90% स्टिल माइल्ड सिम्टम्स है, जो आपने कहा। तो जब हम टेस्ट करते हैं RT-PCR या गोल्ड स्टैंडर्ड जो भी हम कर रहे हैं, वो इसलिए भी करते हैं कि ताकि उस बच्चे को हम दूसरों बड़ों से अलग आइसोलेट करें, ग्रैंड पेरेंट्स से। ये नहीं है कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हर बच्चा जिसको बुखार है, थोड़ा जुकाम है, उन सबको अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, आपसे मैं सहमत हूं। आई विल नॉट अग्री फॉर ऑल द टेस्टिंग फॉर एवरीबडी। आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट आर दी हाई रिस्क फैक्टर्स, आपको बर्डन लोड कम करना है मेडिकल फैसिलिटी पे। अगर अभी सारी फैसिलिटी मेडिकल इस तरीके से अपना 80% पॉपुलेशन जो या 90% बच्चे जो सीवियर नहीं है उस पर नहीं लगा, सो आपने जैसे बताया, अगर बुखार है, जुकाम, खांसी, वायरल है, जो हाई रिस्क फैक्टर है, लेस देन 1 ईयर, बच्चा ओबीस हो, उसको पहले से अस्थमा हो, उसको डायबिटीज हो, उसको पहले से कोई हार्ट कंडीशन, लिवर, किडनी कंडीशन हो, इन कंडीशन में मैं समझ सकूंगी कि दैट। लेकिन आपने एक और बढ़िया सवाल किया, अगर बच्चे को कहां से होगा, घर के कंटैक्ट से होगा। तो अगर फैमिली में कंटैक्ट हिस्ट्री है कि बुखार हुआ है, कोविड हुआ है, तब आप इसको समझे। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एसिम्प्टोमेटिक टू माइल्ड हैं, वो नहीं, ओनली 5% सीवियर हैं और 0.5% क्रिटिकल है। 0.5% क्रिटिकल मतलब वेंटिलेटर या उसकी, और 5% जो सीवियर है उनको निमोनिया होगा और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। जो मुंबई का डेटा आया है, बेस्ट डेटा इन इंडिया, जो मुंबई में 2 हॉस्पिटल्स हैं, they are got the pediatric hospitals, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर ने बोला कि we need to increase the facility, वाडिया हॉस्पिटल, और जो तो उनका डेटा में जो 13,000 बच्चों का डेटा दिया है, उसमें से जो एडमिशंस हुई हैं उनकी ओनली वेरी 1 or 2 पेशेंट वेंटिलेटर पे गए, मेजॉरिटी निमोनिया थे जो ट्रीटमेंट हुई है। और मैं पर्सनली कॉल करके इनके डॉक्टर से बात करी,
तो क्लियर मैसेज दें आप सबको कि कैसे प्रोटेक्ट करें, और वो कैसे का जवाब है मास्क। मास्क आपकी वैक्सीन है। और जो दूसरा मुद्दा आया लैंसेट से, वो लैंसेट से ये मुद्दा निकला है कि जो हम सोच रहे हैं, आज तक हम बोल रहे हैं आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 2 फीट पे रखें, मास्क नहीं रखें, और तो अब हम बोल रहे हैं कि शायद ये एयरबॉर्न है। जो अप्रैल 15 का लैंसेट का पेपर है, उन्होंने बोला 10 रीजन टू मेक दिस कंडीशन एज एयरबॉर्न। और उस अगर एयरबॉर्न आप सोच रहे हैं तो आपको एयरबॉर्न से किस तरीके से प्रोटेक्ट, अवॉइड गैदरिंग, अवॉइड बीइंग इन एंड यूजिंग मास्क, ये सब चीजें अगर आप एयरबॉर्न है तो सिंपल जिस तरीके से मोदी जी ने कहा, सेल्फ इम्पोज्ड कोरोना कर्फ्यू अपने स्वयं पर लगाएं, और दैट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। और अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे तो आपके बच्चे भी प्रोटेक्ट होंगे। ठीक है। लेकिन हाँ, एक आंसर जो आपका है वो स्टैटिस्टिक्स बताती हूँ। जुलाई 22 पे पॉजिटिविटी रेट था 5.3% और वो अप्रैल में पॉजिटिविटी रेट है 12%। तो उसमें लेस देन 14 इयर्स जो 2020 में थे वो 0.5% लेस देन परसेंट थे। ठीक है। और अब अप्रैल में वो एनसीसीडी डेटा कह रहा है 4.4% पॉजिटिव है, आईसीएमआर ने भी 4% बताया बच्चे। तो डेफिनेटली ये आंकड़ा सिम्टोमेटिक बच्चों का बड़ा है, जो पहले एसिम्टोमेटिक थे अब सिम्टोमेटिक है, और उनमें डायरिया, वॉमिटिंग, डायरिया, जीआई सिम्टम ज्यादा है, और बाकी के फीवर और ये सिम्टम है। ये मैसेज आपको जी डॉक्टर साहब, बड़ा सीधा सा सवाल है मास्क को लेकर, क्योंकि अब जब ये कहा जाने लगा कि एयरबॉर्न है तो मास्क लगाना जरूरी है। एक, बच्चों को मास्क कैसे लगवाएं? 2, मास्क कौन सा लगाएं? N95 KN95 या फिर सामान्यतः जो कपड़े के मास्क आजकल आ रहे हैं वो लगा सकते हैं और उससे बचाव हो जाता है? देखिए, मास्क में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो N95 है ये बेसिकली मेडिकल मास्क है। मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं इसको लगाते हैं। बच्चों के लिए वेल फिटेड मास्क आते हैं, सर्जिकल 3 प्लाई मास्क भी आते हैं बच्चों के साइज के, या कई अच्छे मास्क बनाने वाली फैक्ट्रीज भी हैं जो कि उसके अंदर फिल्टर लगाती है, लेकिन ऊपर से उसको डिजाइन कर देती हैं, कार्टून वगैरह के डिजाइन कर देती हैं, एंड दे आर वेल फिटेड एज पर विद द एज वो मिलते हैं बच्चों के मास्क। अब मैं बच्चों के बारे में बताना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छे से रोहित जी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। इनको अगर समझा दिया जाए कि ये मास्क इस तरह से पहनना है, इस तरह से हाथ धोना, वो इसको एक गेम की तरह लेते हैं, प्रोवाइडेड हम उनको बहुत अच्छे से हेल्थ एजुकेशन दे। दूसरी चीज, मेरे से पहले स्पीकर से मोस्टली हर चीज बता दी, सिम्टम्स वगैरह, क्योंकि मैं कोरोना की ओपीडी भी करता हूँ, कोरोना का अस्पताल भी चलाता हूँ और वैक्सीन भी देता हूँ कोरोना की। मैं कुछ फीडबैक्स देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो यह मैंने देखा है कि पेरेंट्स पैनिक में बड़ी जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त डेफिनेटली हर कोई जो है बच्चे के लिए चिंतित तो होता ही है। तो जैसे ही कोरोना की डायग्नोसिस होती है वो फटाफट जो है सेल्फ मेडिकेशन या गूगल डॉक्टर पे चले जाते हैं, और कभी मेरे पास आते हैं सीधा सीटी स्कैन करा के, मेरे पास आते हैं सीधे ब्लड टेस्ट करा के। देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल। सीटी स्कैन ऐसे नहीं होगा, उसकी प्रोटोकॉल है, ब्लड टेस्ट की प्रोटोकॉल है, एडमिशन की प्रोटोकॉल है, ऑक्सीजन लगाने की प्रोटोकॉल है। बिना प्रोटोकॉल के हम नहीं चलेंगे। कुछ पैनिक में जो है वो एडमिट कर देते हैं बच्चों को। तो मैं ये चाहूंगा, सबसे पहले तो अगर आपको लक्षण दिखते हैं, सबसे पहले आप डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन कीजिए। बच्चे को बाहर एक्सपोजर ना करने की जगह अगर आपके पास टेली कंसल्टेशन की सुविधा है, अब सीधा टेली कंसल्टेशन पे जाइए और अपने डॉक्टर से राय लीजिए। टेली कंसल्टेशन पे आपका डॉक्टर इवन रैशेस भी देख सकता है, बच्चे का हाइड्रेशन स्टेटस भी चेक कर सकता है, बड़ा कुछ कर सकता है। टेली कंसल्टेशन के बाद अगर डॉक्टर समझता है कि आप हॉस्पिटल लाएं तो आप लाइए, और अगर डॉक्टर समझता है कोई जांच करानी है तो करिए। आप डॉक्टर की, पीडियाट्रिशियन की उंगली पकड़ के चलिए, अपने हिसाब से ना चलिए। दूसरी चीज, कुछ मैं वार्निंग सिम्टम्स जरूर बताना चाहूंगा। जिस भी बच्चे को, अगर हमने अभी मैंने 3 दिन पहले ही 4 महीने का बच्चा भी डायग्नोज किया है कोविड से, जिस भी बच्चे को हम डायग्नोज कर देते हैं कोविड के लिए और वो घर पे ट्रीटमेंट ले रहा है, तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी बड़ी जरूरी है, जो पेरेंट्स को बताना चाहूंगा। कभी भी लगे आपका बच्चा रेस्टलेस हो रहा है, ड्राउजी हो रहा है, या उसके नाखून या होंठ थोड़े नीले पड़ रहे हैं, या उसकी पसली चल रही है, यानी सांस तेजी से ले रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो रही है, हाई फीवर आ रहा है, तुरंत आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात कीजिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये ना हो कि देर हो जाए। माना कि बच्चों के अंदर मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन जब तक कोरोना का 10 से 14 दिन का पीरियड नहीं जाता, पेरेंट्स शुड बी विजिलेंट। एक और बात बताना चाहूंगा, जो कि ना केवल पेरेंट्स को बताना चाहूंगा बल्कि बहुत डॉक्टर्स को भी बताना चाहूंगा जो नॉन पीडियाट्रिशियन है।
बच्चों के अंदर एक एंटिटी होती है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट एंटिटी है। लास्ट कोविड में भी हमने 300-400 बच्चे खोए थे इसी बीमारी की वजह से। हाँ। इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोविड खत्म होता है या खत्म होने के कगार पे होता है तो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है, शरीर के अंदर रैशेज आने शुरू हो जाते हैं, आपका जो जीभ है, मुंह है, वो लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, आंखें ब्लड रेड होनी शुरू हो जाती हैं, दिल के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है इसका, कावासाकी डिजीज की तरह थोड़े थोड़े सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। इसमें बच्चे को हमें आईसीयू में एडमिट करने की जरूरत है और समय रहते अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो बच्चा बड़े जल्द ठीक हो जाएगा। इस चीज की नॉलेज अक्सर पेरेंट्स को भी नहीं होती और अक्सर डॉक्टर्स की भी नहीं होती है कि कोविड के ठीक होते वक्त या कोविड के बाद हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, एक लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को बाहर जब नहीं निकाल रहे हैं तो इट इज ए ह्यूज प्रोजेक्ट। स्क्रीन टाइम कम करना जरूरी है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है 2 घंटे से ज्यादा आप स्क्रीन पे नहीं बच्चे को बिठा सकते। बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ रहा है, बच्चों का मोटापा काफी बढ़ रहा है, तो पेरेंट्स को एक रिचुअल पूरा सेट करना पड़ेगा। जैसे स्कूल में पीरियड वाइज रिचुअल होता है कि सुबह इतने टाइम पे इंडोर एक्सरसाइज होगी, फिर उसके बाद ये गेम खेली जाएगी, उसके बाद ये एजुकेशनल गेम खेली जाएगी, फिर ये डाइट का वो होगा, फिर इसमें ये होगा, ताकि वो बच्चा उसमें इतना उलझा रहे कि वो बाहर ना जाए और मेंटली भी सकारात्मक रहे, क्योंकि पीयर ग्रुप इंटरेक्शन ना होने की वजह से भी बच्चों में प्रॉब्लम्स हो रही है साइकोलॉजिकल। ठीक है, अब लेकिन डॉक्टर स्वाति सवाल ये है कि छोटे छोटे बच्चे, उनको आइसोलेट करने की नौबत आए तो फिर कैसे होगा? क्योंकि एक ना एक पेरेंट को तो साथ रहना ही पड़ेगा। अगर बच्चा 2 साल, 3 साल, 1 साल, 5 साल का है तो एक ना एक पेरेंट को साथ रहना पड़ेगा, और एक पेरेंट के साथ रहने का मतलब है कि अगर बच्चा इन्फेक्टेड है तो पेरेंट भी इन्फेक्टेड होगा। देखिए, हमेशा ज़रूरी तो नहीं है कि पेरेंट इन्फेक्टेड हो जाए, लेकिन हाँ, चांसेस ज़रूर रहती हैं। और ख़ास बात ये है कि बच्चे जो होते हैं वो मेंटली बहुत कोमल होते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उनको, और ख़ास तौर से बीमारी में उनको बहुत ज़्यादा एक माँ की या फादर की ज़रूरत होती है। तो पहली बात ये है कि घर का एक व्यक्ति आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति अब इस बच्चे की देखरेख करेगा। तो अब हमें उसे क्रॉस चेंज नहीं करना, हमें एक ही व्यक्ति को असाइन रखना है कि वही बच्चे का ध्यान रखेगा, और वो व्यक्ति जो है ज़रूर डबल मास्क का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि थोड़ा डिस्टेंस भी बच्चे से आप बना करके रखें। और ख़ास तौर से आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। तो जो भी बच्चे के साथ डीलिंग कर रहा है उन्हें समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करना या साबुन या पानी से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। वहीं आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के जो कपड़े हैं, उसके जो बर्तन हैं जिनका इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना के समय में, उनको बाकी घर के लोगों से हमें सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है, अलग करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, इस वक्त बच्चे को ना मेंटल भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे ही बच्चे को पता चलता है कि अब मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, तो हमें उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, हमें उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि ये किस तरह की बीमारी है, जल्दी ठीक हो जाएगी, ताकि बच्चे जो हैं वो मेंटली ब्रेक डाउन ना हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम ये देखते हैं, और ख़ास तौर से थोड़े बड़े बच्चे जो हैं वो इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं, अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं और उनको तरह तरह की जानकारियाँ मिलती हैं और नेगेटिव ज़्यादा मिलती हैं। तो ऐसे समय में हमको उनको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में बच्चे को आप एजुकेट करिए, उसको बातें बताइए कि किस तरह से ठीक हो जाते हैं। और जैसे अभी सभी पैनलिस्ट पे बैठे डॉक्टर्स ने बोला है, ये बात समझना सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो घर पर रहकर ठीक हो रहे हैं, माइल्ड सिम्टम्स से ठीक हो रहे हैं। केवल आपको डेंजर साइंस के लिए आगाह रहना है। लेकिन एक बार बच्चों का ऐसा है जिनको कि पहले से मोटापा है, जिनको कि अस्थमा है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, या जो बच्चे लंबे समय से किसी ट्रीटमेंट पर चल रहे थे, उन बच्चों के साथ आपको एक्स्ट्रा कॉशन की जरूरत है। इस वक्त अपना सतर्कता का लेवल ज्यादा हाई रखिए, क्योंकि इन लोगों में ही हम ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं और इन्हीं लोगों में ज्यादा परेशानियां भी देखते हैं। और इन बच्चों की दवाइयां आपको बंद नहीं करनी है। हम बहुत सारे बच्चे ऐसे देख रहे हैं कि जैसे ही कोविड पॉजिटिव आता है, मदर्स बोलती है कि हमने उसकी ये वाली दवाइयां बंद कर दी, हमने डायबिटीज की दवा बंद कर दी। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको खुद से डिसाइड नहीं करना है। आप डॉक्टर से संपर्क करिए, वो बताएंगे आपको कि कौन सी दवा कंटिन्यू रखनी है और कौन सी आपको कंटिन्यू नहीं रखनी है। तो ये जो, और एक बहुत कॉमन चीज रोहित जी मैं देख रही हूँ कि जो बड़े लोगों का ट्रीटमेंट है, जो व्हाट्सएप पे इस वक्त घूम
घूम रहा है, तरह तरह से किसी को भी कोविड पॉजिटिव आता है तो लोग फटाफट व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देते हैं कि अरे ये दवा खाओ, डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। वही दवाइयां अब लोग बच्चों को भी देना शुरू कर चुके हैं। अक्सर हमारे पास फोन आता है कि अरे हमने तो डॉक्सी दे दिया, हमने तो एजीपी दे दिया, बच्चे को ये भी दे दिया। ये बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि इससे बच्चे को और ज्यादा नुकसान होता है। तो कृपा करके खुद डॉक्टर ना बने, और जैसे बार बार सब लोग कह रहे हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल करिए और तब उनको ट्रीटमेंट दिलाइए। और खास तौर से इस वक्त लंग एक्सरसाइजेस आपको अपने बच्चों को घर में सिखानी चाहिए। गुब्बारे का पैकेट लेकर आइए, बच्चों को घर में गुब्बारे फुलाना सबसे अच्छा लगता है। घर में खूब गुब्बारे फुलवाइए बच्चों से, दिन में उनको कैंडल्स जला करके उनको फुकवाइए 2 फीट दूर रख करके, क्योंकि इन सबसे बच्चों की जो लंग कैपेसिटी है वो बेहतर होगी, और जितनी लंग कैपेसिटी बेहतर होगी उतना ये बच्चे जो है इस संक्रमण से बचेंगे। और जैसे अभी वो कह भी रहे थे, आपने बताई है, एक घर में कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी जिनसे बच्चों की लंग कैपेसिटी बेहतर हो, और दूसरा जो डॉक्टर रवि मलिक कह रहे थे कि उनका कम से कम दिन का एक चार्ट होना चाहिए, उनके लिए अलग अलग एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर संजीव बघेई, एक कमेंट मैं आपसे चाहता हूं जाने से पहले कि वायरस अब एयरबॉर्न है। अगर ये वायरस एयरबॉर्न है, हवा से फैल रहा है, तब तो और बहुत सारी चीजें होंगी, खासतौर पर बच्चों के मामले में, जिन पे ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं खाली एक चीज इसके पहले, जो एयरबॉर्न से पहले मैं एक दो चीज कहना चाहता हूं। जो बच्चों के जो लक्षण होते हैं वो बहुत हिडन रहते हैं। अगर बच्चा कोविड से रिकवर भी हो जाए, कम से कम 15-20 दिन इनको क्लोज फॉलोअप पर रखना है, क्योंकि अक्सर जो कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होती है 7 और 10 दिन रिकवरी के बाद होती है। तो पेशेंट्स को ये नहीं महसूस होना चाहिए कि बच्चा ठीक हो गया, दोबारा डॉक्टर की शक्ल नहीं देखनी। दूसरी, जो बच्चों का जो मैनिफेस्टेशन होता है कॉम्प्लिकेशंस का, वो बहुत सटल होता है। बहुत से अलग अलग प्रकार के टेस्ट हैं, पर जो सबसे जरूरी है, हमने बच्चे का कोविड के टाइम पर और कोविड के डिस्चार्ज से पहले एको एंड एक ब्रेन का स्कैन करना बहुत जरूरी है। ये लास्ट स्टडीज मेयो क्लिनिक से एंड लैंसेट में है, जो अप्रैल 2021 में ये सारा डिटेल्स देती है। रही बात एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की, ये पिछले साल से हमें खूब पता था। इनफैक्ट WHO ने कम से कम 2 महीने के डिले के बाद उन्होंने बताया कि ये ऑफिशियली एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है। इनफैक्ट लैंसेट की एक स्टडी है 2 दिन पहले, जिसमें 10 महत्वपूर्ण कारण के बताया गया है कि ये एयरबॉर्न है। एयरबॉर्न का ये मतलब है कि बच्चों को हम बिल्कुल अकेला बंद नहीं रख सकते हैं, पर बच्चों को प्रकार से रखना है कि जो स्लाइटली ओल्डर एज ग्रुप है उनको मास्क पहनाया जाए। बच्चों को थोड़ा बहुत पार्क में जब बिल्कुल सेफ हो, थोड़ा सा बाहर घूमने की जरूरत भी होती है, खेलने की भी जरूरत होती है। तो हमने एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का इस तरह से ध्यान रखना है कि 6 फुट की जो हम दूरी कहते हैं, इनफैक्ट अभी जो आर्टिकल है 20 फुट तक ये ट्रांसमिशन हो सकता है। तो बच्चों को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। कोविड का सेल्फ ट्रीटमेंट ना करिए। अक्सर बहुत कॉमन है, बहुत सारे पेरेंट्स मैसेज कर रहे हैं इस समय भी देखने के बाद और आप लोगों को सुनने के बाद। एक सवाल मैं जाने से पहले और लेना चाहता हूं जल्दी से, वो ये है डॉक्टर साहब कि अगर दोनों पेरेंट्स पॉजिटिव हो और बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ बच्चा हो, स्पेशल चाइल्ड हो, जो कि इंस्ट्रक्शंस को उस तरीके से फॉलो कर पाने की स्थिति में ना हो, तो पेरेंट्स क्या करें? एक तो अगर कोई रिलेटिव हो या कोई बिल्कुल रिश्तेदार हो क्लोज, जो बच्चे की देखभाल कर सके, अगर वो नहीं है तो डबल मास्किंग एट होम की बहुत जरूरी है। बट मैं एक पॉइंट जो रह गया था मैं कहना चाहता हूं कि सबसे जो कॉमन हम देखते हैं, सारे पीडियाट्रिशियंस देखते हैं, वो है सेल्फ मेडिकेशन। ये बहुत हार्मफुल है। मैंने कम से कम 8 बच्चे आउट ऑफ एवरी 10 देखे हैं कि माँ बाप अपने आप एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं और वो क्लिनिकल पिक्चर को चेंज कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स ना दें, ब्रुफेन वाली दवाइयां, निमोसिलिड वाली दवाइयां, एस्पिरिन वाली दवाइयां ना दें। वेट टू शो द डॉक्टर, डॉक्टर का कंसल्ट करके आप आगे बढ़िए। अपने आप टेस्ट ना कराइए, अपने आप घर में होम रेमेडीज ना दीजिए, वो हार्मफुल हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों लोगों का आज तक पे आने के लिए। हमारे दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल थे, उनका जवाब देने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। कोरोना की इस दूसरी लहर की कहर में हमारी कोशिश लगातार यह है कि वो तमाम जाने माने डॉक्टर्स देश के एक जगह, एक मंच पर आकर आम दर्शक के मन में जो सारे सवाल हैं उनके जवाब दे सकें। आपने समय निकाला उसके लिए धन्यवाद।